नमस्कार इन्वेस्टर्स, मैं ब्रजेश कुमार फाइनेंशियल एडवाइजर। आज मैं एक नए विषय पे चर्चा करना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिकल एक्सपर्ट मिस्टर मुकुल कुमार गोयल जी से। मुकुल जी। नमस्कार ब्रजेश जी। मुकुल जी, अभी आरबीआई गवर्नर चेंज हुए हैं जिनका कार्यकाल आज से स्टार्ट हुआ है। मिस्टर संजय मल्होत्रा जी के बारे में कुछ चंद प्रकाश डालिए। देखिए, पिछले 6 वर्ष से ये अपने शक्ति जी थे और ये और भी एक्सटेंशन चाह रहे थे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने खास तौर पे एक्सटेंशन देने को मना कर दिया। और जो अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, इनको गवर्नर अपॉइंट किया है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है ये, क्योंकि एक वैक्यूम सा बन रहा था। एक सी पॉलिसी कई साल से चल रही थी और इन्फ्लेशन का इतना ज्यादा डर बिठा रखा था। जबकि मैं आपसे बताऊं, नवंबर में भी जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो काफी कम करके आया है। तो मेरे को ऐसा लगता है उन्होंने पिछली 2 बार एमपीसी की मीटिंग में ये जो डिसीजन हुआ कि इंटरेस्ट रेट हम नहीं घटाएंगे, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे काफी इंटरेस्ट रेट घटे। तो मेरे को लगता है सीआरआर से बात नहीं बनती, सिर्फ बनती, आपको इंटरेस्ट रेट भी घटाना पड़ता है। चलिए खैर, मेरे को ऐसा लगता है जो एक वैक्यूम था वो खत्म हुआ है और अब अच्छी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हमें देखने को। जी, मेरा एक सवाल था कि आरबीआई पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल भी अच्छा रहा, एक्सटेंशन नहीं मिलना वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। क्या संजय मल्होत्रा जी उनकी विरासत को आगे संभाल पाएंगे? देखिए, ऐसा है, हमें पता है सेंट्रल बैंक हमारा, जिसको आरबीआई कहते हैं, यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। जिस प्रकार की हमारी ऑटोनोमस बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या जुडिशरी है, वो सब ऑटोनोमस बॉडी है, उसी प्रकार से आरबीआई भी ऑटोनोमस बॉडी होती है। लेकिन हमने देखा है कि कुछ गवर्नर्स जो हैं वो गवर्नमेंट से थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। शक्तिदास जी की ये बहुत अच्छी रही बात कि वो गवर्नमेंट से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सामंजस्य नहीं था। तो एक बहुत अच्छी बात थी। मेरे को लगता है संजय मल्होत्रा भी अच्छे रहेंगे और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बहुत योग्य महिला है और प्रधानमंत्री जी का उन पे आशीर्वाद है। एक सवाल है, तो अच्छा रहेगा सब कुछ। मुकुल जी, एक सवाल है मेरा कि मार्केट जो पिछला डेटा आया था जीडीपी का, उसको लेके मार्केट में मतलब कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। इन्वेस्टर भी काफी डरा हुआ है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या वेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि ये जो हमारा ग्रोथ का कम डाटा आया है सेकंड क्वार्टर का जी, यह कोई परमानेंट चीज नहीं है। इसको हम यह नहीं मान सकते कि यह परमानेंट फीचर है। लेकिन जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, ये इस चीज से शेक हुआ है कि जो आपने पर्टिकुलरली देखा होगा 2 दिन पहले एफएमसीजी के शेयर्स में काफी गिरावट आई है। एफएमसीजी के शेयर्स भी काफी गिरावट आई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शायद अक्टूबर नवंबर का जो डाटा है एफएमसीजी सेल्स का, वो बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल। इसी प्रकार से ऑटो सेल्स का भी हम देख रहे हैं, इन्वेंट्री काफी है। और वैसे तो दिसंबर के महीने में हमेशा डिस्काउंट्स देती है कंपनी, लेकिन इस बार थोड़ा डीप डिस्काउंट्स हैं और इन्वेस्टर भी जो है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि एक सवाल और है हमारा कि जो जीडीपी डेटा आया, बजट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बजट में कुछ ये चेंजेस करेंगे या कुछ इंसेंटिव्स वगैरह, जो सेक्टर्स काफी मतलब डीप फॉल किए हैं, उनको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दे सकते हैं? अभी इतनी खराब पोजीशन नहीं है कि हमें कोई स्टिमुलस देने पड़े। हाँ, यदि दूसरा डाटा भी खराब आता है तो फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपने जो मार्केट की बात कही थी, इस वक्त मैं ये कहूँगा जो नए 2-3 तरीके के जो इस समय यंगस्टर्स हैं, जो कि एक तो जो कि मार्केट में एंट्री करे और नुकसान से डर के चले गए जी, एक वो जो कि नए मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता तो हम कैसे एंट्री करें। तो मेरी सबसे एक सलाह है कि इस समय प्राइमरी मार्केट जो इक्विटी का है वो बहुत ही बूम पे है। प्राइमरी मार्केट में अभी कुछ लिस्टेड शेयर्स आए, जैसे एक आईकेएस हुआ, एक इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल्स, साई हेल्थ केयर, विशाल मेगा मार्ट। तो आपकी नजर में इनमें मतलब जो आईपीओ भी 4 रिसेंटली आज ओपन हुए हैं, इनमें क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन्वेस्टर को या नहीं करना चाहिए आपकी नजर में? इनमें से मेरे हिसाब से ब्रजेश जी, इस समय सबसे अच्छा मौका है नए इन्वेस्टर को घुसने के लिए कि वो नए इश्यूज में अप्लाई करें जी, और जो शेयर्स मिलें
उनको जब वो थोड़ा सा प्रीमियम पे हो तो उनको निकाल दे, प्रॉफिट बुक करे, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्केट में उसको एक ट्रस्ट आएगा। इसमें नए न्यू लिस्टिंग में आईपीओ में आपके नजर में कोई है जो लग रहा है कि नहीं ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा? जितने भी शेयर आए हैं, विशाल मेगा मार्ट भी बहुत अच्छा शेयर रहना चाहिए। दूसरी बात, जो ये IKS सॉल्यूशन है, ये एक बहुत यूनिक शेयर है। आपको पता है फॉरेनर्स आजकल इंडिया में मेडिकल टूरिज्म के लिए, अपने इलाज के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो उनको भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। तो ये जो इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस हैं, ये भी मेरे को बहुत अच्छा शेयर लगता है। इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट आपने कहा, एक जिमोलॉजी वाला जो शेयर, ब्लू स्टोन, देखिए बात ऐसी है, हल्के हल्के जो क्रय शक्ति, जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, उनकी क्रय शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। और डायमंड, जो नेचुरल डायमंड है, वो उनकी रीच से बाहर है। बिल्कुल। तो ये जो लैब ग्रोन डायमंड, मैंने आपको एक वीडियो में सेनको गोल्ड के बारे में बताया था जी। आपको याद होगा, सेनको गोल्ड जो है वो लैब ग्रोन डायमंड में भी काफी अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड का भी सर्टिफिकेशन, ये ब्लू स्टोन जो ये आपने इंटरनेशनल जेमोलॉजी वाला बताया, ये उसका सर्टिफिकेशन बढ़ता है। तो इनका तो काम ऐसा है कि एक तरीके से अनलिमिटेड स्कोप इंडिया में है। बिल्कुल। इतना ज्यादा जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास अब जो जितने भी जेम्स की ज्वेलरी खरीदना चाहता है, वो अब गोल्ड के अलावा थोड़ा सा चाहता है कि मैं ब्यूटीफुल ज्वेलरी या एथनिक ज्वेलरी भी पहनूं। बिल्कुल। तो इसलिए ये वाला मेरे को लगता है इशू बहुत अच्छा एक सवाल होता है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में HDFC लाइफ आपको कैसा लगता है? मेरे को HDFC लाइफ बहुत अच्छा शेयर लगता है। ये लॉन्ग टर्म में जो इस समय शायद 600 या 700 के बीच में है जी, 650 रुपए के आसपास ये चल रहा है। मेरे हिसाब से इसमें आंख मीच के इन्वेस्टमेंट करने वाला शेयर है। नीचे में ये 550 भी रह जाए तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर में मेरे को ये लगता है 1-2 साल में हम इसके 1000 रुपए के लेवल देखेंगे। बिल्कुल। और मुकुल जी, एक सब्सक्राइबर का एक सवाल आया था बजाज हाउसिंग लिमिटेड को लेके। ये मतलब अभी 126 लो आया था, मार्केट काफी डाउन हुआ था, उसके बाद इसने ग्रो करना स्टार्ट किया। अब पिछले एक सप्ताह से 140 से 145 के बीच में ही घूम रहा है। तो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म परसेप्शन को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यूज क्या है आपकी नजर में? देखिए, जो शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये देखिए, ये कंपनी 2008 की बनी हुई है जी। कोई आज की कंपनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और बजाज फिनसर्व जो इस ग्रुप की जो अदर फाइनेंस कंपनीज हैं, उनका आप देखते हैं शेयर मार्केट में वो लीडिंग सारे प्लेयर्स हैं। बजाज फिनसर्व है या बजाज फिनेंस है। तो इन दोनों के परफॉर्मेंस देखते हुए और फिर मैं इसके रिजल्ट देख रहा था, पिछले 3 साल में करीब करीब 90% रेवेन्यू बढ़ा है और इतना ही प्रॉफिट बढ़ा है। बिल्कुल। तो ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है। तो क्या ये लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की नहीं होगा? देखिए, रिस्क तो शेयर मार्केट में सारा है। हम डिस्क्लेमर मैं आपको दूं, मेरा कोई बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट आई वांट टू होल्ड इट फॉर 5-6 ईयर्स। ओके। तो मेरे को ऐसा लगता है 2-3 साल के नज़रिए से बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आप इन्वेस्टमेंट करिए, हर एक लेवल पे करते रहिए, ये कभी आपको निराश नहीं करेगी। मुकुल जी, आखिरी सवाल था, क्रूड ऑयल यूएस में गवर्नमेंट 20 जनवरी को चेंज हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का शपथ ले लेंगे, तो क्रूड ऑयल क्या रहने वाला? ओपेक ने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अभी मतलब बढ़ाने को लेके एक स्टेटमेंट या एक मीटिंग की हुई थी, तो क्या लगता है क्रूड ऑयल मतलब आगे तेज रहेगा, डाउन रहेगा? ओपेक ने अभी एक डिसीजन लिया है कि हम अपना बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग रखते हैं यदि, तो जो रशिया और अमेरिका जैसे देशों को फायदा होता है जी। उसका कारण यह है कि अमेरिका जब ये ट्रंप बन जाएंगे तो ऐसा लोगों की मान्यता है कि वो अपना शेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो वो अपना शेल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और रशिया भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के मूड में है। बिल्कुल। तो ओपेक के अंदर एक ये भावना बनती जा रही है, जितने भी 7-8 कंट्रीज हैं, कि हम ज़्यादा अपने यदि प्राइसेस रखेंगे तो हमें उतना फायदा नहीं होगा जितना छोटे छोटे कंट्रीज को जिनका प्रोडक्शन कम है उनको होगा। बिल्कुल। तो इन सब को देखते हुए मेरे को ये पक्की बात है कि बहुत ज़्यादा मेजर अपस्विंग क्रूड ऑयल में नहीं होगा। MCX में जो कॉन्ट्रैक्ट इस समय 5800 का चल रहा है,
ये मेरे को लगता नहीं 6,000 से ज़्यादा जाएगा, और इसको नीचे जाने के बहुत चांसेस है, 5,000 या 4800 तक जा सकता है। तो क्रूड ऑयल के बारे में तो ये तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है। ओवरऑल मेरे को लगता है क्रूड ऑयल में तेजी का कोई चांस नहीं है। ओके, धन्यवाद मुकुल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपसे चर्चा करके अच्छा लगा, काफ़ी विषय पे हमारी आपसे चर्चा हुई। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।